नमस्कार, नो योर कंपनी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और भारतीय बाजारों में लोअर लेवल से एक बढ़िया पुल बैक आपको दिखाई पड़ेगा। निफ्टी करीब करीब 17,293 के स्तरों पे कामकाज कर रहा है, जहां पे शुरुआती जो गिरावट थी वो 17,225 तक लेकर गई, लेकिन वहां से 75 अंकों के आसपास का मूव निफ्टी लोअर लेवल से दिखा चुका है। इसी तरह का मूव आपको निफ्टी बैंक में भी दिखाई पड़ेगा। वहां पर भी एक समय पर करीब करीब 1% की गिरावट या 3/4% की गिरावट थी, लेकिन वहां से जो गिरावट है उसके पुल बैक के बाद 1/4% का फॉल अभी भी देखने को मिल रहा है। रिकवरी नहीं है मिड कैप इंडेक्स में, क्योंकि वो अभी भी 1.25% नीचे ही कामकाज कर रहा है, जहां पे दिन का निचला स्तर था 29,758 और अभी भी करीब करीब 29,866 के आसपास वो कामकाज कर रहा है। तो बहुत ज़्यादा रिकवरी मिड कैप इंडेक्स में नहीं है। स्मॉल कैप इंडेक्स भी बहुत ज़्यादा रिकवरी के साथ कामकाज नहीं कर रहा है। इसीलिए जो ब्रॉडर मार्केट में डिक्लाइंस हैं वो अभी भी करीब करीब 2,000 शेयरों के आसपास डिक्लाइंस में ही कामकाज हो रहा है, और एडवांसेस रफली 600-700 के आसपास जो शुरुआती कारोबार में थे वो अभी भी 800 के आसपास ही देखने को मिल रहे हैं। रुचित जैन हमारे साथ मौजूद है बातचीत करने के लिए। हम उनसे बातचीत करेंगे और एक रोबस्ट नंबर्स पे बातचीत करने के लिए नज़ारा टेक की मैनेजमेंट हमारे साथ मौजूद होगी। हम बातचीत करेंगे आज उनके ज्वाइंट एमडी नीतिश मिटरसेन साहब से भी, वो भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी हम चर्चा करते हैं। लेकिन उससे पहले एक बारी आज के जानकार रुचित जैन से हम चर्चा कर लेते हैं। रुचित, मार्केट्स कैसे देख रहे हैं आप? क्योंकि लोअर लेवल से पुल बैक तो आया, 17,250 के आसपास से पुल बैक लिया मार्केट ने, अभी क्या करें? जी, वेरी गुड आफ्टरनून। आई थिंक क्योंकि मोमेंटम रीडिंग शॉर्ट टर्म चार्ट्स पे बहुत ओवरबॉट जोन में आ गए थे, तो प्राइमरली जब भी ऐसे ओवरबॉट जोन होते हैं तो या तो एक टाइम वाइज करेक्शन या प्राइस वाइज करेक्शन होता है। तो अभी तक तो इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स ब्रेक नहीं हुए हैं, जो 17,200 का लेवल है, और जब तक ये 17,200 का लेवल मार्केट ब्रेक नहीं होता है तब तक कुछ बड़ी गिरावट इंडेक्स फ्रंट पे फिलहाल नहीं एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो हो सकता है मोर एक टाइम वाइज करेक्शन रहेगा, जहां पे इंडेक्स साइडवेज हो जाएगा। कल भी 17,215 का लो था, आज 17,225 का लो है, तो कहीं ना कहीं ये सपोर्ट फिलहाल इंटेक्ट है। तो जब तक 17,200 का लेवल पार नहीं तोड़ता है तब तक मार्केट में कुछ बड़ी गिरावट इंडेक्स पे एक्सपेक्टेड नहीं है। टाइम वाइज करेक्शन यस जरूर हो सकता है, जहां पे आपको 1 से 2 दिन का साइडवेज ट्रेंड देखा जाएगा, और एक बार वो मोमेंटम रीडिंग कूल ऑफ हो जाएंगे, उसके बाद एक नेक्स्ट डायरेक्शनल मूव के ऊपर क्लैरिटी आएगी। अच्छा, निफ्टी बैंक को लेकर क्या करें रुचित? ये प्राइमरली सिमिलर चार्ट स्ट्रक्चर निफ्टी बैंक में भी है। कल का लो और आज का लो देखेंगे तो ऑलमोस्ट सिमिलर लेवल्स के आसपास ही, और अच्छे मूविंग एवरेज सपोर्ट के आसपास है, 37,700 और 650 के बीच में। तो यहाँ पे भी नेगेटिविटी तभी आएगी जब 37,650 का लेवल टूटेगा। जब तक 37,650 का लेवल प्रोटेक्टेड है तब तक नो इवन बैंकिंग स्पेस में ज्यादा बड़ी मंदी इमीडिएटली एक्सपेक्टेड नहीं है। तो बहुत ज़्यादा कोई बड़ा फॉल तो नहीं आप एक्सपेक्ट कर सकते, लेकिन सो फार 150 अंकों के आसपास की गिरावट यहाँ पर देखने को मिली। कोई कॉल भी है या कोई स्टॉक जिस पर आपकी नज़र है रुचित? इस मिड कैप स्पेस में से बासफ यहाँ पे अच्छा लग रहा है। BASF केमिकल कंपनी है जिसने एक अच्छा कंसोलिडेशन फेज रिसेंटली देखा था, और कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट आज के सेशन में दिया है। तो आई थिंक एक स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच ऐसे साइडवेज मार्केट में रखना काफी जरूरी है, और कहाँ पे आउट परफॉर्मेंस आ रहा है ये नो ट्रेडर्स को नो यहाँ पे नजर रखनी चाहिए। तो यहाँ पे अच्छे वॉल्यूम्स के साथ में आज अपमूव रिज्यूम हुआ है, तो यहाँ पे करंट लेवल्स के ऊपर खरीदारी कर सकते हैं। 2805 के स्टॉप लॉस रख के लगभग 3,000 से 3,030 तक के टारगेट्स नियर टर्म में ये स्टॉक में आ सकते हैं। ओके, तो 3,030 तक के टारगेट्स को आप बासफ में चेज कर सकते हैं। 82 रुपये ऊपर फिलहाल ये स्टॉक अभी कामकाज कर रहा है, 3% की बढ़त यहाँ देखने को मिल रही है। आगे भी हम रुचित से बातचीत करते रहेंगे, लेकिन उससे पहले आप बात कर लेते हैं आज के खास मेहमान से। हमारे साथ नज़ारा टेक के ज्वाइंट एमडी नीतिश मिटरसेन साहब मौजूद हैं बातचीत करने के लिए। नीतिश सर, नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत ही शानदार नंबर्स कंपनी ने इसको तिमाही में दिए भी और बाजार को काफ़ी पसंद भी आए। कल स्टॉक में एक बढ़िया रिएक्शन भी था उसके ऊपर। तो सबसे पहले तो सर ये की हाइलाइट्स बताइए, इस तिमाही में ऐसा क्या हुआ कि एक बढ़िया स्टोरी बनी और स्ट्रांगली कंपनी ने परफॉर्म करके दिया? क्या हुआ ऐसा इस तिमाही के अंदर? जरूर। हम लास्ट ईयर से काफी मल्टीपल इंजन्स ऑफ ग्रोथ पे काम कर रहे हैं, और जैसे आपको पता रहेगा एक हमारा ई स्पोर्ट्स बिजनेस है जो काफी तेजी में आ रहा है। उसमें पोटेंशियल बहुत है, बिकॉज ई स्पोर्ट्स अभी हमारे कंट्री में खाली बिगनिंग के स्टेज पे है, आगे बहुत ग्रोथ है, और हम उसमें मार्केट लीडर है। उसमें हमने काफी एफर्ट्स करे पिछले साल में, और उसका बेनिफिट हमें इस साल दिख रहा है। तो अगर आप देखेंगे ईयर ऑन ईयर हमारा ई स्पोर्ट्स बिजनेस ऑलमोस्ट 90% बढ़ा हुआ है, और उससे हमें काफ़ी फ़ायदा हुआ है। बाकी भी हमारे जो ग्रोथ इंजन है बिजनेसेस में, सभी में लगभग अच्छी ग्रोथ आ रही है। सभी बिजनेसेस हमारे लिए प्रॉफिटेबल है और अच्छे कैश फ्लो जनरेट कर रहे हैं। तो हमें काफ़ी उम्मीद है कि FY23 हमारे लिए काफ़ी अच्छा रहेगा।
FY23 बेटर साइड पर आता हुआ दिखाई पड़ेगा। अच्छा सर, सेगमेंट वाइज कंपनी के कई सारे जो सेगमेंट्स हैं उनको मैं रीड कर रहा था। ई स्पोर्ट जो कि आपका मेजर रेवेन्यू जनरेटर है, करीब करीब 46% के आसपास के रेवेन्यूज आप वहाँ से उठाते हैं। गेमीफाइड करीब 24% का रेवेन्यू, एडटेक रफली 14% का। तो ये तीन सेगमेंट आपके मिला के मोर और लेस 75% के आसपास के रेवेन्यूज आपको जनरेट करके देते हैं। अगर आप इसको फर्दर डाइसेक्ट करेंगे सर, तो इन तीनों का जो सिचुएशन सिनेरियो है अभी कैसा है, 1 2, इन कारोबार को अगर आप आम सरल भाषा में लोगों को समझाना चाहें, निवेशकों को समझाना चाहें, तो इसे कैसे रीड करें, क्या है ये बिजनेस? जरूर। सो ई स्पोर्ट्स में मैं पहले बिजनेस डिस्क्रिप्शन देता हूँ। बेसिकली हमारे कंट्री में आज के दिन हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ लोग अपने मोबाइल फोन पे गेम्स खेलते हैं। ई स्पोर्ट्स के द्वारा वो एक दूसरे के साथ compete कर सकते हैं। ये जो कॉम्पिटिशन्स होते हैं, दूसरे जो अपने यूजर्स है या कंज्यूमर्स है, वो इन कॉम्पिटिशन्स को देख सकते हैं। अगर आप बोलो यूट्यूब पे या टीवी पे या ओटीटी चैनल्स पे, तो एक स्पेक्टेटर स्पोर्ट भी बन रहा है। आप खेल भी सकते हो, इसको देख भी सकते हो। जैसे आप क्रिकेट देखते हो वैसे आप ई स्पोर्ट्स को भी देख सकते हो। इसमें हम मोनेटाइजेशन ब्रांड्स के द्वारा करते हैं, स्पॉन्सरशिप्स के द्वारा, मीडिया राइट्स के थ्रू करते हैं, और अलग अलग तरीके के मोनेटाइजेशन होते हैं। तो ये जो ई स्पोर्ट्स बिजनेस है इंडिया में, अगर आज आप बच्चों से बात करो, यंगस्टर से बात करो, उनको ई स्पोर्ट्स के अराउंड, गेमिंग के अराउंड बहुत दिलचस्पी है, और इस कारण से ये बिजनेस ग्रो होते रहेगा। नज़ारा इसमें मार्केट लीडर है, हमारी सब्सिडरी है नॉर्डविन गेमिंग, जो एक पायनियर है इसमें, एंड इसके थ्रू हमें काफ़ी एक्साइटमेंट है। एक बहुत अच्छा बिजनेस ग्रोथ आएगा हमारे पास ई स्पोर्ट्स के थ्रू। दूसरा बिजनेस जो हमारा गेमिफाइड अर्ली लर्निंग है, हमारा फ्लैगशिप प्रोडक्ट उसमें किडोपिया है, जो यंग बच्चों के फ्रॉम द एज ऑफ 2 to 7। इसमें बच्चे गेम्स भी खेल सकते हैं, पर गेम्स खेलते वक्त वो कुछ ना कुछ सीखते हैं। पेरेंट्स के पास सबसे बड़ी कंसर्न क्या रहती है कि बच्चे अगर डिजिटल डिवाइसेस पे थोड़ा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, तो वो जो चीज कर रहे हैं उससे उनका कुछ फायदा हो रहा है क्या। तो हमारा जो प्रोडक्ट है किडोपिया, वो बच्चों को एंटरटेनमेंट भी देता है, सेम टाइम पे उनको कुछ सिखाता भी है। तो इससे पेरेंट्स भी खुश, बच्चे भी खुश। ये प्रोडक्ट हमारा बहुत अच्छा कर रहा है यूएस मार्केट में। इस सेगमेंट में एप्पल स्टोर पे नंबर 2 है पूरे पिछले साल अभी भी, एंड उससे हमें काफी फायदा हो रहा है। पिछले 1 साल में अगर आप देखेंगे तो ये बिजनेस हमारे लिए थोड़ा फ्लैट रहा है। मेनली एप्पल की कुछ प्राइवेसी पॉलिसी चेंजेस थी, जिससे हमारा जो कस्टमर एक्विजिशन होता है वो थोड़ा हिल गया था, पर अभी वो वापस संभल रहा है। तो हमें काफी उम्मीद है कि आगे के टाइम में ये भी हमें काफी ग्रोथ देगा। जो तीसरा सेगमेंट हमारा एडटेक है, अगर आप देखिए तो गेमिंग में एडटेक की 2 इस्तेमाल होते हैं। एक तो आपको अगर अपने गेम्स को कस्टमर्स के पास पहुंचाना है तो आपको एडवर्टाइज करना पड़ता है। दूसरा है कि आप गेम के अंदर एडवर्टाइजमेंट दिखा के मोनेटाइजेशन कर सकते हैं। तो हमें हमारी कोर कॉम्पिटेंसीज इस एरिया में बिल्ड करनी थी, इसलिए हमने एक कंपनी खरीदी कॉल डेटा वर्क्स। काफी यूएस में काम करते हैं, काफी ब्रांड से काम करते हैं, और अभी हमारे अलग अलग गेम्स में, अलग अलग बिजनेसेस में भी इंटीग्रेट करेंगे। तो आगे चल के ये बिजनेस ऑलरेडी काफी स्ट्रांग है, जैसे आपने बोला 32 करोड़ का रेवेन्यू था Q1 में, प्रॉफिटेबल बिजनेस है हमारे लिए। 3.5 करोड़ का 10% का एबिटा मार्जिन पॉजिटिव था इस क्वार्टर में इस बिजनेस का। और आगे जैसे सिनर्जीज बढ़ेगी हमारे गेम्स के साथ, हमारे बिजनेसेस के साथ, ये पोर्टफोलियो भी हमारा काफी अच्छा करना चाहिए। अच्छा। हाँ जी, एक और बिजनेस हमारा जो स्किल बेस्ड रियल मनी गेमिंग है, उसमें भी पोटेंशियल काफी है। हम थोड़े इसको कॉशियस अप्रोच के साथ अप्रोच करें, क्योंकि थोड़ी रेगुलेटरी, थोड़ी टैक्स की अनक्लैरिटी है, पर जैसे वो अभी थोड़ी लगती है कि क्लियर होएगी, हमारा उसमें भी काफी ग्रोथ लेने का इंटरेस्ट है। अच्छा सर, ये नॉर्डविन गेमिंग बिजनेस के फर्दर डाइसेक्शन में जब मैंने नंबर्स देख रहा था, तो इस क्वार्टर में इनके जो मीडिया रेवेन्यूज़ हैं वो करीब करीब 35% के आसपास आए हैं, और ये पिछले साल इसी क्वार्टर के सामने 49% से गिरकर करीब करीब 35% के आसपास आए। लेकिन ऑन द कॉन्ट्ररी यहाँ पे कंटेंट व्यूज मिलियंस में 42 मिलियन से बढ़ के 93 मिलियंस हुए हैं। तो इतने स्ट्रॉन्ग कंटेंट व्यूज इंप्रूवमेंट के बावजूद रेवेन्यू स्ट्रीम में थोड़ा गिरावट, ये कुछ आप समझा पाएंगे सर क्यों? नहीं, जरूर। अगर आप एब्सोल्यूट नंबर्स में देखेंगे, आपको दिखेगा कि मीडिया राइट्स के रेवेन्यूज भी हमारे काफी बढ़े हैं। ओके।
अगर आप परसेंटेज वाइज में देखेंगे तो आपको थोड़े नंबर 49 से 45 इसलिए देखेंगे क्योंकि हमारे काफी नए रेवेन्यू स्ट्रीम्स भी खुल गए ई स्पोर्ट्स में, सो उनका कंट्रीब्यूशन जैसे बढ़ा है उसकी वजह से परसेंटेज वाइज में मीडिया राइट्स का थोड़ा कम हुआ है। एंड वो हमारे लिए काफी हेल्दी है बिकॉज जितना रेवेन्यू स्ट्रीम हमारे मल्टीपल रेवेन्यू स्ट्रीम्स बिजनेस में आते हैं उतना वो बिजनेस स्ट्रांग हो जाता है। तो इस कारण से ये एक एक्चुअली पॉजिटिव डेवलपमेंट है। एब्सोल्यूट टर्म्स में अगर रेवेन्यू गिरते तो मैं वरीड रहता, पर एब्सोल्यूट टर्म्स में रेवेन्यूज बढ़े ही है, इसलिए कोई कंसर्न नहीं है हमें। अच्छा, स्पोर्ट्स कीड़ा जिसकी अभी आप बात कर रहे थे, यूएस हाँ जी। मेजर क्लाइंट या फिर यूएस से मेजर रेवेन्यूज आप डिराइव करते हैं यहाँ पर, और एक बड़ा ड्रास्टिक डेवलपमेंट ये है कि पिछले एक तिमाही या पिछले 1 साल या 1.5 साल के नंबर्स देखूं तो इंडियन और यूएस मार्केट के रेवेन्यू स्प्लिट में बड़ा चेंज आया है। यूएस मार्केट एक बड़ा प्लेयर बन गया है यूएस से, और इंडियन रेवेन्यू थोड़ा बैकफुट पे गया है। तो जो राइजिंग डॉलर है, क्या ये एक बड़ा एज कंपनी के लिए देगा इस स्पेस में? और गोइंग फॉरवर्ड जो अदर मार्केट्स हैं उनमें आप कहाँ पे एक्सपेंड कर रहे हैं? हाँ जी, सो स्पोर्ट्स कीड़ा में क्या है, हमारा काफी रेवेन्यू ब्रांड्स और एडवर्टाइजिंग से आता है। हाँ, यूएस में आप अगर देखेंगे तो जो ईसीपीएम्स होते हैं, जो हमें एडवर्टाइजिंग रेट मिलता है, वो ऑब्वियसली इंडिया से काफी गुना ज्यादा रहता है। ओके। तो हमने पिछले साल क्या करा, काफी हमारी एनर्जीज फोकस करी कि यूएस की ऑडियंस को हम कैसे बढ़ाए। ई स्पोर्ट्स कंटेंट डाला, नए यूएस स्पोर्ट्स चालू करे, तो उससे हमें काफी अच्छा ट्रैक्शन मिला है। हमारा जो यूएस का यूजर बेस है वो काफी बढ़ा है, और उससे डायरेक्टली आपको दिख रहा है कि एक बेनिफिट की हमारा जो डॉलर रेवेन्यू है वो काफी बढ़ गया है। उससे हमें एक्सपोर्ट रेवेन्यू भी आ रहा है, एंड ऑब्वियसली अप्रिशिएटिंग डॉलर इज बेनिफिशियल टू अस इन दैट बिजनेस। तो ये स्पोर्ट्स कीड़ा में काफी फायदा है। अभी वो बिजनेस में काफी ट्रैक्शन है, तो हम उसे बढ़ाते जा रहे हैं। जैसे आप देखेंगे नंबर्स में काफी ग्रोथ आई है उसमें। ओके। तो सर, दूसरा सवाल मेरा इसी से, आपने ऑडियंस की बात की, मेजरली जो मैं नंबर्स में पढ़ पा रहा हूँ, आपका करीब करीब 50% से ज़्यादा रेवेन्यूज़ जो हैं वो 18 से 34 साल की एज ग्रुप के बीच के जो ऑडियंस है उनसे आता है। तो इस तरह की कंट्रीज़ को आप टारगेट कर रहे हैं, जिस तरह की कंट्रीज़ में ये जनरेशन ज़्यादा है, ये पॉपुलेशन ज़्यादा है, या किसी और नए एरियाज़ को भी आप अब, क्योंकि यूएस इंडिया के अलावा जो बाकी अदर जोग्राफीज़ हैं उनको एक्सपैंड आप किन किन एरियाज़ में करेंगे, और वो क्या, वहाँ की डेमोग्राफी कैसी होगी? जरूर। तो इसमें नज़ारा पूरे जो गेमिंग बिजनेस को एक ग्लोबल प्लेयर के माइंडसेट से अप्रोच कर रहा है। काफी कंट्रीज में प्रेजेंट है। आज के दिन हमारा majority of our revenue comes from India and US, बट काफी 15-20% हमारा मिडिल ईस्ट, अफ्रीका, एशिया पैसिफिक से भी आता है। सो हम बिजनेस को इंडिया में तो जरूर एक्सपैंड करेंगे, बिकॉज इंडिया हमारा होम मार्केट है, हमारा कोर मार्केट है, और इंडिया में आगे चलते हुए पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। एट द सेम टाइम जो यूएस का रेवेन्यू है वो काफ़ी जल्दी स्केल हो सकता है, काफ़ी अच्छे मार्जिन आ सकते हैं उससे, और हमें ऑलरेडी वहाँ काफ़ी रेवेन्यू आ रहा है, तो हम उसमें भी काफ़ी इन्वेस्ट कर रहे हैं। बाकी हमारा इंटरेस्ट मिडिल ईस्ट और अफ्रीका में काफ़ी है, और उसमें भी हम लोग काफ़ी एक्टिविटीज़ करेंगे आते हुए टाइम में। एक नंबर में टेलीकॉम सब्सक्रिप्शन, जो टेलीको सब्सक्रिप्शन आपका सेगमेंट है, वहाँ पर ग्रोथ सीक्वेंशियल बेसिस पे थोड़ी सी स्लगिश जरूर देखने को मिली है। सर, बेसिकली वो बिजनेस है क्या, एक, और दूसरा वहाँ पर क्या ग्रोथ ड्राइवर रहेंगे गोइंग फॉरवर्ड? हाँ, इसमें हम गेम्स जो टेलीकॉम ऑपरेटर्स हैं उनके द्वारा कंज्यूमर को सेल करते हैं। हमारे कुछ 50 ऑपरेटर्स, 50 से ज़्यादा ऑपरेटर्स के साथ टाई अप है इस द्वारा में, और ये हमारा अच्छा कैश काउ बिजनेस है, काफ़ी हेल्दी मार्जिन्स पे ऑपरेट होता है। इसमें पिछले कुछ सालों से थोड़ा बिजनेस स्लो डाउन इसलिए हुआ है क्योंकि आज के दिन कंज्यूमर के पास बहुत सारे ऑप्शंस है। वो ऑपरेटर के इंस्टेड वो गूगल प्ले पे, एप्पल स्टोर पे डायरेक्टली जाके भी गेम्स डाउनलोड कर लेते। जो पहले ही ये बिजनेस काफ़ी तेजी में रहता था क्योंकि कंज्यूमर के पास प्रेफरेंस ऑप्शंस कम थे, अभी वो थोड़ा प्रेशर में रहता है। पर अभी भी हमारे लिए काफ़ी अच्छा कैश फ्लो जनरेट होता है इससे। ऑलमोस्ट 30-40% मार्जिन बिजनेस है, ग्रॉस मार्जिन बिजनेस है। तो जितना हम इसे पुश कर सकते करते रहेंगे, बट ये हमारा कोर स्ट्रैटेजिक बिजनेस नहीं है आज के दिन। ज़्यादातर कैश फ्लो बिजनेस है हमारे लिए। ओके सर, क्योंकि अराउंड 6 ऐसे सब सेगमेंट्स की हमने बातचीत की है जहां पर कंपनी एग्रेसिवली एक्सपैंड कर रही है, जिनमें से सबसे बेहतर एडटेक, ई स्पोर्ट्स बिजनेस जो है वो यहाँ पर देखने को मिला। तो गोइंग फॉरवर्ड किन एरियाज
किन सेगमेंट्स पे कंपनी का ज़्यादा फोकस रहने वाला है और जहां से एक बढ़िया रेवेन्यू स्ट्रीम हम एक्सपेक्ट कर जी, सकते हो? आई थिंक 4 एरियाज हमारे काफ़ी स्ट्रैटेजिक फोकस में है आज के दिन। ई स्पोर्ट्स, गेमिफाइड लर्निंग, एडटेक एंड स्किल बेस्ड रियल मनी गेमिंग। तो इन 4 को हम काफ़ी तेज़ी से इन्वेस्ट भी करेंगे और होपफुली इसको अच्छे से ग्रो करेंगे। नज़ारा की जो एक स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी जो मुझे लगती है कि हमारा बिजनेस काफ़ी ये 4, 5, 6 एरियाज में डाइवर्सिफाइड है। जो नए बिजनेसेस रहते हैं, जो न्यू एज बिजनेसेस रहते हैं, वो काफ़ी टाइम्स टेक्नोलॉजी चेंजेस, रेगुलेटरी चेंजेस या कंज्यूमर प्रेफरेंस चेंजेस की वजह से डिसरप्ट हो सकते हैं। बट हमारे प्रोडक्ट पोर्टफोलियो ऐसा है, मिक्स ऐसा है कि हमारा डाइवर्सिफिकेशन बिजनेस मॉडल पे भी है, प्रोडक्ट पे भी है, ज्योग्राफीज पे भी है। और इसलिए मुझे लगता है कि नज़ारा की स्टेबिलिटी एज अ बिजनेस काफ़ी अच्छी है। और जो भी बिजनेस अगले कुछ सालों में अच्छा स्टेबल बिजनेस रह पाएगा, उसको जो गेमिंग में टेलविंड्स है इंडिया में और ग्लोबली, उससे काफ़ी फायदा होएगा। दूसरी बात है कि हमने न्यू एज बिजनेस होते हुए भी हम ये बिज़नेस को एक प्रॉफ़िटेबल तरीके से चलाते हैं। हमारा काफ़ी फ़ोकस रहता है प्रॉफ़िट्स पे, कैश फ्लोज़ पे, पॉज़िटिव कैश फ्लोज़ पे, और इससे भी हमें काफ़ी स्टेबिलिटी मिलती है। अगर आप देखेंगे हमारी बैलेंस शीट काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। कंसोलिडेटेड लेवल पे, ग्रुप लेवल पे हमारे पास ऑलमोस्ट 650-700 करोड़ का कैश है। वी आर अ ज़ीरो डेट कंपनी। तो जो हमारा नज़ारा का प्लेटफ़ॉर्म है, मुझे लगता है उसके ऊपर हम काफ़ी कुछ बिल्ड कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ और सर, जो कंपनी का मेजर रेवेन्यू जनरेशन है वो सो फार इंडिया, और जैसे कि आप कह भी रहे हैं कि इंडियन मार्केट्स को ही आप मेजरली टारगेट करने वाले हैं। इंडियन यूएस मार्केट के अलावा कौन कौन सी और मार्केट्स जिनको आप प्रोस्पेक्ट मानते हैं, जहाँ आपको लगता है कि शायद इन मार्केट्स को गोइंग फॉरवर्ड फर्दर एक्सपेंड किया जा सकता है अलग अलग सेगमेंट सब सेगमेंट के हिसाब से? मुझे लगता है मिडल ईस्ट और अफ्रीका हमारे लिए काफ़ी अच्छे इमर्जिंग मार्केट्स है। इन दोनों मार्केट्स को मिला के आपके पास ऑलमोस्ट 1.5-2 बिलियन पोटेंशियल कंज्यूमर्स है। एंड इसमें हम काफ़ी काम कर सकते हैं। हम ऑलरेडी काफ़ी मोबाइल ऑपरेटर्स के साथ दोनों मार्केट्स में काम करते हैं। हमारा ई स्पोर्ट्स बिजनेस हमने ऑलरेडी मिडिल ईस्ट में चालू कर दिया है, थोड़ा बहुत अफ्रीका में भी चालू कर दिया है। तो धीरे धीरे हम इन मार्केट्स में भी एंटर कर रहे हैं। अच्छा सर, विद टाइम करीब 10 के आसपास के एक्विजिशंस मैं पिछले करीब 7-8 साल से देख रहा हूं, जो कि नज़ारा ने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम किए भी हैं। छोटे बड़े एक्विजिशंस की बात है। तो गोइंग फॉरवर्ड इन मार्केट्स जिनकी आप बात कर रहे हैं, इनमें इधर एक्विजिशन आप एंटर करेंगे या आउटराइटली अपने मार्केट्स के साथ जाएंगे? कोई नया एक्विजिशन प्लान जो कंपनी देख रही हो? जरूर। हाल में जो मार्केट्स में ओवरऑल सेंटिमेंट में जो डाउनटर्न हुआ है, वैल्यूएशंस एक्सेट्रा वर्ल्ड वाइड, से हमें काफ़ी फ़ायदा हो रहा है क्योंकि हमें काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है जो वैल्यू डील्स है। तो हम काफ़ी डिस्कशंस में एक्टिव, और हमारा ज़रूर इंटरेस्ट है कि अगर हमें अच्छी कंपनी मिलती है, सही वैल्यू पे मिलती है और हमारे जो करंट स्ट्रैटेजी उसमें फिट होती है, तो हम ज़रूर उनमें इन्वेस्ट करेंगे या अक्वायर करेंगे। और इस साल में हमारा स्पेशली प्रीमियम बिजनेस में काफ़ी फोकस है। सो उसमें हम इन्वेस्ट करेंगे, हमारे ई स्पोर्ट्स में करेंगे, और अगर थोड़ा टैक्स और रेगुलेटरी क्लैरिटी आती है तो हम हमारे स्किल बेस्ड रियल मनी गेमिंग में भी एक्विजिशंस करेंगे। अच्छा, नीतीश सर, एक और सवाल। जो एक्विजिशन की आपने बात की, क्योंकि आपने कैश रिच कंपनी है, डेट फ्री कंपनी है, लीवरेज का कोई इशू है नहीं, तो पूरा इंटरनल एक्रूवल से ही आप ये फर्दर एक्सपेंशन करने के मूड में हैं, या फिर गोइंग फॉरवर्ड फर्दर डेट भी रेज हो सकती है या फंड रेजिंग का कोई प्लान भी कर रहे हैं? अभी तो हमारा कोई प्लान नहीं है फंड रेजिंग का। हमने हाल में दिसंबर में ऑलरेडी थोड़े पैसे अप्रोक्सीमेटली $40 मिलियन रेज करे थे। तो अभी कोई हमारा प्लान नहीं है डेट या पैसा रेज करने का। इंटरनल एक्रूवल से ही गोइंग फॉरवर्ड ये एक्विजिशंस कर सकते हैं, राइट? करेक्ट। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया नीतीश सर, पूरी तरह से हमें समझाने के लिए कंपनी के कारोबार के बारे में, विस्तार के बारे में, और एक्सपेंशन जो बहुत ही बेहतरीन नंबर आए उनको बखूबी हमें समझाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर, हमसे समय देने के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए। नज़ारा टेक कल एक बढ़िया जोरदार तेजी 20% के आसपास की, और आज भी करीब 2-2.5% नीचे अभी कामकाज करा 682-83 के स्तरों पर फिलहाल ट्रेड करता है। रुचित, अगर आप रीड कर पा रहे हैं तो कैसे रहेंगे इसके चार्ट्स? इस स्टॉक में ऑलरेडी एक प्राइस वाइज करेक्शन हमने ब्रॉडर मार्केट्स के साथ साथ अक्टूबर महीने से देखा है, बट अब पिछले कुछ दिनों में कहीं ना कहीं चार्ट स्ट्रक्चर थोड़ा चेंज हुआ है। जो प्राइस अप मूव्स आए उसमें अच्छे वॉल्यूम्स हुए।
तो जनरली एक करेक्टिव फेज के खत्म होने के बाद में जब प्राइस अप मूव्स में अच्छे वॉल्यूम्स होते हैं तो वो शॉर्ट टू मीडियम टर्म में स्टॉक में एक अच्छे पुल बैक के संकेत रहते हैं। और जो पिछला पूरा करेक्शन था उसके अगर मैं रिट्रेसमेंट लेवल्स निकालूं तो 38.2% रिट्रेसमेंट और 200 ईएमए दोनों ही आ रहे लगभग 790-800 के आसपास। तो आई थिंक फिलहाल शॉर्ट टर्म में और अप मूव्स बाकी है। 800 तक के लेवल्स ये स्टॉक के में 800 के आसपास तक के लेवल्स एटलीस्ट ये पुल बैक मूव में देखने मिल सकते हैं। तो 800 तक की चाल यहाँ पर देखने को मिल सकती है। करीब 681-682 के स्तरों पर नज़ारा टेक फिलहाल कामकाज कर रहा है। एक ब्रेक का वक्त है, लेकिन जाने से पहले आदित्य बिरला कैपिटल के नंबर्स आए हैं, आपको ये भी बता देते हैं। आय करीब 4299 करोड़ से बढ़ के 5590 करोड़ रुपए इस तिमाही में कंपनी ने पोस्ट की है YOY बेसिस पर। और जो कंपनी का मुनाफा है वो भी करीब 302 करोड़ से बढ़ के 429 करोड़ रुपए YOY बेसिस पर आता हुआ दिखाई पड़ा है। स्टॉक में रिएक्शन भी नंबर्स के बाद आया है, 1.5% के आसपास का स्पाइक है और डे हाई पर आदित्य बिरला कैपिटल फिलहाल कामकाज कर रहा है। 109-110 का मौजूदा स्तर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद लौटते हैं और आगे बातचीत जारी रखते हैं। अब देख रहे हैं नो योर कंपनी मार्केट्स में लोअर लेवल से मूव आया है। 17,275 के स्तरों पे निफ्टी भी ट्रेड कर रहा है। 17,385 का हाई है। निचले स्तरों से करीब 50 अंकों के आसपास का मूव निफ्टी दिखा चुका है। निफ्टी बैंक 0.5% अभी भी नीचे है, लेकिन जो ब्रॉडर बेस मार्केट है वहां पर अभी भी बिकवाली है। 1.5% नीचे मिड कैप इंडेक्स है और 1% नीचे स्मॉल कैप इंडेक्स अभी कामकाज कर रहा है। अब नो योर कंपनी को तो ये समेटेंगे, लेकिन बातचीत करेंगे हम वीरेंद्र से, हमारे साथ मौजूद भी हैं। वीरू, मार्केट में लोअर लेवल से मूव तो आया है, लेकिन 17,300, 17,325 ये क्लोजिंग दिखेगी क्या आज? मोस्ट लाइकली सुमित रेंज ये नज़र आ रही है। देखिए, भले ही आज थोड़ा सा बैंक्स बैकफुट पे हों और कुछ हॉर्स पेस बैकफुट पे हों, लेकिन आईटी आई थिंक वो जो मार्केट्स का डाउन साइड है वो रेस्ट्रिक्ट कर रहा है। और 17,200 सुमित और 17,220 ये एक ऑप्शन राइटर्स का जोन है, जो एक बेस है, बाजार ने उसको रिस्पेक्ट की। ऊपर कॉल राइटर्स प्लेस्ड हैं 17,400 पे, 17,500 पे। तो लग रहा है जो बात आपने शुरू में कही कि 17,300, 320 इस क्लस्टर के आसपास शायद हम क्लोज हो सकते हैं। लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन सुमित क्लोजिंग में यकीन मानिए बहुत अच्छा रहेगा। चलो तो एक ब्रेक है, ब्रेक के उस पार वीरू आपके साथ मौजूद हैं ही कमाई का अड्डा लेकर, और बढ़िया स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन अगले 1 से 1.5 घंटे में आप जरूर देखिएगा। ब्रेक के उस पार।